Hello, dear student, class 9. Today we are going to look about poem number 1 का जो रिवीजन सेक्शन चल रहा है। उस रिवीजन सेक्शन में हमने 1 से लेकर 3 स्टैंजा तक की समरी ऑलरेडी देख रखी है, उसको रिवाइज भी कर लिया है। और मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू जस्ट राइट only the summary of the stanzas that I have explained you in a form of revision, and you all have written it, right? It may be. Now today we are going to look about the stanza number 4. Stanza number 4 tells us about that in future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him, and he traveled on that road which had been traveled by lesser number of people. यहाँ पे हमारा पॉइंट हमें कहना चाहता है कि एक दिन उसकी लाइफ में ऐसा भी समय आएगा जब वो किसी और से ऐसी बात बोलेगा कि भाई एक समय ऐसा आया था जब मैं इस तरह से जा रहा था, तब 2 रास्ते आए थे, उसमें से मैंने एक ऐसा रास्ता सिलेक्ट किया था जहां पे बहुत कम लोग गए थे। दैट डिसीजन ऑफ हिज मेड हिज फ्यूचर, यही एक निर्णय था जीवन में कि जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, उसका फ्यूचर बना दिया। Similarly, उसी टाइम in future when you grew up, जब आप बड़े होंगे, then you will say that once upon a time when you were young, जब आप युवा थे, you had 2 options, आपके पास 2 ऑप्शन थे। The choice that you made, आपने ऐसा कोई सिलेक्शन किया, that makes your future, उसने ही आपका फ्यूचर बनाया। डियर स्टूडेंट, आपकी लाइफ में भी अभी इस टाइम पे 2 चॉइसेस है कि आप अच्छे पाथ पे जाना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई करके अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हो, या फिर दूसरे लोग जो यहाँ पे रगीस के नाम से जाने जाते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, आप उनको फॉलो करना चाहते हो। तो यहाँ पे इस पोएम के अंदर आपको इतनी ही चीजें बताई गई है। डियर स्टूडेंट, आप एक बार इसको लिख लीजिएगा ताकि रिवीजन के दौरान भी आपका ये जो परसेप्शन है, जो भी आप इस पोएम के बारे में समझना चाहते हो, पूरा का पूरा आपको मालूम पढ़े। अब इस पोएम के अंदर की जो लिटरेरी डिवाइसेस है उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। इस पोएम के अंदर अनाफोरा नाम की लिटरेरी डिवाइस बनती है, क्योंकि एंड जो वर्ड होता है वो रिपीट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। लाइन कौन सी है? आपकी पोएम आपके पास है, टेक्स्ट बुक आपके पास है, उसमें देखिएगा लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4। दीज आर द 4 लाइन्स जिसका पहला वर्ड ए एन डी होता है, वही वर्ड एक से ज्यादा बार यानी 2, 3 और 4 तीसरी और चौथी लाइन में रिपीट होता है। तो ये आपकी अनाफोरा लिटरेरी डिवाइस बनती है। इसमें एक और लिटरेरी डिवाइस बनती है एलिटरेशन। एलिटरेशन कहाँ पे क्लियर होता है? जब आप बोलते हो उस स्टेटमेंट के अंदर कि जब वांटेड वियर एक ऐसी लाइन है, देखो आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, इस पोएम के अंदर आपको वांटेड वियर मिलेगा, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू साउंड है ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट जब रिपीट होता है तब एलिटरेशन नाम की लिटरेरी डिवाइस बनती है। इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट फॉर्म, मतलब एप साउंड रिपीट होता है, ये भी एलिटरेशन है। आप देखो, फिर दो दैट, ये भी वर्ड है, टीएच वर्ड है जो रिपीट होता है, ये भी एलिटरेशन है। और इसी पोएम के अंदर जब हम बोलते हैं कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, तो ये एजिस को रिपीट करती है। तो यहाँ पे ये ऐसे वर्ड्स है, 2 रोड डाइवर्ज इन अ वुड, ये 2 बार आता है, राइट। फिर एजिस जो है वो भी 2 बार आता है, तो ये बट ऑब्वियसली रिपीटेशन है। ये दोनों जो स्टेटमेंट मैंने बोले वो आपको लाइन नंबर 4 स्टांजा नंबर 1 एंड स्टांजा नंबर 4 के अंदर बट ऑब्वियसली वहां पे दिखाई देंगे। तो ये आपकी लिटरेरी डिवाइस का डिस्कशन हो गया। डियर स्टूडेंट, आपको छोटा एक और चीज मैं आपको समझा दूं, इस ही पोएम के अंदर हम छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वन लाइनर जिसको आप बोलते हो, राइट, वेरी शॉर्ट आंसर, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि भाई वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस,
ट्रैवलर अपने आप को कहाँ फाइंड करता है, कहाँ है वो, और उसको उस जगह से क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द फॉर्क इन द पाथ, पाथ यानी रास्ता, फॉर्क यानी जहां पे से डाइवर्ज होता है, एक इधर जाता है एक इधर जाता है। और प्रॉब्लम जो था वो था पोएट के लिए कि भाई कौन सा वो ले, कहां से, किसकी एडवाइस ले, कौन सा रास्ता ले, कहां पे जाए, वो क्या डिसाइड करे, ये उसके सामने प्रॉब्लम थी। अब डियर स्टूडेंट, इस पोएम के अंदर हमने स्टांजा तो मैंने आपको बोला कि लिखना है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर नीचे में जो वेरी शॉर्ट के फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं ना, ये भी आपको लिखना है। लिखने से आप और मजबूत होंगे इस लैंग्वेज के अंदर, और पावरफुल होंगे, और मुझे नहीं लगता कि आप 10th बोर्ड तक आप तैयार हो न सको। आप अगर इसको लिखते जाओगे, you will be prepared for the board examination as well. Still we have a lot of time. Please do not forget to write this one, what I am discussing right now. Discuss, the second question है discuss what these phrases means to you. हमारे लिए ये जो पोएम के अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं, वो क्या मायने रखते हैं। सबसे पहला, येलो मूड का मतलब क्या होता है। येलो मूड जो रिफर करता है ऑटमन सीजन में जब पत्ते गिरते हैं तब, राइट। अब यहाँ पे इसकी कंपैरिजन की गई है हमारे लाइफ में जो लोग एल्डर है, बुजुर्ग है, उनकी लाइफ से ये कंपेयर किया गया है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा फ्रेज है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इट मीन्स, इसका मतलब है उस पाथ पे कोई नहीं चला, इसलिए तो वो ग्रासी है, उस पाथ पे बहुत कम लोग आगे बढ़े हैं। तीसरा फ्रेज है द पासिंग देयर। द पासिंग देयर, इट मीन्स when he walked over the path that he had chosen। जब पास मतलब उसने जो सिलेक्ट किया है उसी पाथ पे जब वो आगे बढ़ता है तब पासिंग देयर यहाँ पे बताया गया है। आखिरी जो है, सॉरी सेकंड लास्ट जो है हमारा, वो है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। का मतलब होता है नो वन हैड वॉक ओवर दैट लीव्स। उस अभी भी उस पत्तों पर से कोई नहीं चला, इसलिए वो ग्रीन लग रहे, अच्छे लशी दिख रहे। अगर ऊपर से कोई चला तो वो मुरझा जाते हैं या पेल दिए जाते हैं ना, बिल्कुल उसको उसके ऊपर से लोग चलते तो बिल्कुल पिचक जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ दे हैड बीन वॉक्ड ओवर दे वुड हैव टर्न ब्लैक। अगर वो पत्ते जिस पे अगर कोई चला होता तो वो ब्लैक हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ऐसा कौन सा रास्ता जिसपे हम और दूसरे रास्ते पे लेके जा सके। इसका मतलब होता है वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शंस एंड मेक चॉइसेस फर्दर, वी कीप ऑन वॉकिंग अहेड ऑन दैट वे। हम दो फॉर्क पे, मान लो कि हम एक रास्ते के फॉर्क पे खड़े, इसमें जाओ या इसमें, अब इसमें आगे बढ़ते तो आगे जाके और रास्ते आएंगे, उनमें भी चॉइस करनी पड़ेगी। आगे जाके और रास्ते आएंगे तो उनमें भी चॉइस करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात। आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वहां वहां आपको चॉइसेस दी जाएगी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से रास्ते पे आपको जाना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट दैट। चलो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब इन द स्टांजा। तो इन स्टांजा नंबर 2 एंड 3 अगर उसकी बात करें हम तो यस, द टू पाथ वर सिमिलर। यहाँ पे दोनों पाथ सेम है। In the beginning, शुरुआत के अंदर the poet felt that one of them was grassy and second was not। पहले तो लेखक को लगता है कि दोनों में से कोई एक ग्रासी है लेकिन दूसरा नहीं है। इसका मतलब है कि उस पे बहुत कम लोग चले इसलिए शायद वो नहीं है ना। But when he walked on it for more distance, some more distance मतलब थोड़ा और आगे बढ़ता है, तब he realized that it was like the other road। ये बाकी रोड जैसा ही है, उसमें भी बहुत कम लोग चले, राइट। चलो इन द लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम, लास्ट जो 2 लाइन है पोएम की, उसमें क्या आपको लगता है ऐसा कैसा कि उन 2 रोड में कोई डिफरेंस है। तो देख लेते। अगेन द पोएट टॉक्स ऑफ हिज इनिशियल डिसीजन। लास्ट 2 लाइन के अंदर पोएट अपनी जो पहले स्टांजा में डिसीजन या दूसरे स्टांजा में डिसीजन लिए ना, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो when he thought
that the road was different and choose the one that had been walked over by the lesser number of people, right? तो आई होप डियर स्टूडेंट ये भी आपको मदद करेगा, आपको ये चीज लिखनी है, डू नॉट फॉरगेट इट, राइट? स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच एंड कीप राइटिंग, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस.